नमस्कार। अ, मैं एडवोकेट के एल ओझा आपको छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, स्पेशली ये झारखंड में के कुछ खास जगहों पे ये अप्लीकेबल है। और यूँ समझिए कि झारखंड का ज़मीन के मामले में सीएनटी का बारीकी से समझना, देखना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड का ये स्पेशल एक्ट है। और स्पेशल एक्ट होने की वजह से जितने भी लैंड्स हैं उसके ऊपर इस कानून का प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है। और यह मूलतः उन लोगों पे लागू है जो ट्राइबल हैं या शेड्यूल कास्ट में है। तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल जो भी व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ ज़मीन जायदाद रखे हुए हैं या रख रहे हैं, तो उनके ऊपर ये जो है सीएनटी का एप्लीकेशन लायबल है। और ये जो है हमारे यहाँ आज़ादी से पहले लागू हुआ। 1908 में इस कानून को लाया गया। 1908 से जब ये कानून आया तब से लेकर के यह यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। और इसके लिए जो भी संभव प्रयास होता है उसे यहाँ की सरकार करती है और उनके देखभाल करती है कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार जो हैं डिप्टी कमिश्नर के पास हैं, एसडीओ के पास हैं और सर्किल ऑफिसर के पास हैं। तो बेसिकली यह कानून जो है मूलतः लैंडलॉर्ड यानी ज़मीन का लैंडलॉर्ड जो भी हुआ और जितने भी इसमें आपके टेनेंट आएंगे और उनका सेटलमेंट ऑफ रेंट, इसका क्या सिस्टम है और कैसे है, तो इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो लैंडलॉर्ड आज की तारीख में जो भी एग्जिस्ट करते हैं या जो हैं ज़मीन का मालिकाना हक रखने वाले और जो उसके रैयत हो गए और उनका सेटलमेंट ऑफ रेंट कैसे होगा या कितना होगा, इसका अधिकार मिला हुआ है। तो बहुत बारीकी से इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भी पुअर लिटिगेंट हो जाते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ क्षेत्रों से हैं या जिनको जानकारी की कमी है, ऐसे लोगों को सरकार बाध्य है कि उनके हितों की सुरक्षा करे। और उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए ही यह कानून का प्रोविजंस यहाँ रखा गया है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं। उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उनके प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए यह जो है कानून बनाया गया है। मैं यह सीएनटी जो है, चूँकि थोड़े से बृहद रूप में आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर बृहद रूप में नहीं समझ पाएंगे तो आप इसके मूल उद्देश्य से को समझ नहीं पाएंगे। जब मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ हितों की सुरक्षा में कमी आ जाएगी। तो यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या अधिकार और कर्तव्य है और उसमें सीएनटी आपको कहाँ तक सपोर्ट करता है, कहाँ तक आपका सहयोग करता है और कहाँ सीएनटी के किसी कानून को आप उल्लंघन करते हैं। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको नुकसान होगा या जैसे भी होगा उसका देखभाल करना आपको ज़रूरी है कि लॉ में आपको नुकसान फेस ना करना पड़े, कोई वायलेशन ना हो जाए। ऐसा है कि मैं बहुत सारे सेक्शंस इसमें नहीं डालना चाहता हूँ, केवल आपके लिए जानकारी इतनी है कि मूलतः यह छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट जो है ये अपने अस्तित्व में आ गया था 1879 के आसपास, जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने इस एरिया के जो ट्राइबल्स थे या जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनके हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कानून को लाया, जिसमें व्यक्तिगत रूप से जो सरकार के ऑफिसर्स होते थे वह उनकी ड्यूटी पड़ती थी कि वो उनके हितों की सुरक्षा करें। जो बहुत लोग अनपढ़ हैं, उस वक्त बहुत जानकारी नहीं थी और आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो बहुत लोग जानकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना बहुत ही बारीकी से आवश्यक है। तो अंग्रेजों ने ये कानून लाया था हमारे देश में, हमारे झारखंड में, और जिस समय एकीकृत था आपके बंगाल के साथ मिला हुआ, बिहार के साथ मिला हुआ और उड़ीसा के साथ मिला हुआ।
तो इसलिए इसमें जो है कुछ एरिया शेड्यूल्ड किए गए कि इस एरिया में यह कानून अप्लीकेबल होगा, और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं थे या उनकी ज़मीनें उसमें सम्मिलित नहीं की गई तो उस पर यह अप्लीकेबल नहीं होगा। और एक बहुत ही अहम बात ये भी आई कि यह कानून मूलतः घर और दुकान अगर बना हुआ है, घर और दुकान अस्तित्व में है और उस पर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अर्लियर नहीं हुआ है, और जो पब्लिकेशन हुआ था, सर्वे का जो पब्लिकेशन हुआ था, उसमें घर और मकान का जिक्र है, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसका बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं कि घर मकान कब, तो लोग बोलते हैं कि इतना साल पहले, उतना साल पहले, ऐसे वैसे, तो ये मैनिपुलेशन है, दिस ए काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो इस पे आप कभी ध्यान ना दें, बल्कि आप ये माने कि जिस समय पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन सर्वे का हुआ 1935 में, तो 1935 में जब इसका पब्लिकेशन हो गया तो 1935 में घर और मकान का जिक्र अगर किसी जगह पे आता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो या शेड्यूल ट्राइब का हो, अगर उनका उस पर घर और मकान बना हुआ है तो उसके ऊपर जो है यह कानून नहीं लागू होता। ये मूलतः जो है कृषि भूमि जो है उससे ज़्यादा यह रिलेटेड है, और कृषि भूमि में हकों की सुरक्षा करने का दायित्व सरकार को था, उस वक्त भी सरकार को था, जो भी सरकार हमारी थी, और आज भी इस सरकार को है। और ये सरकार का यह दायित्व बनता है, ये एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इसका जो है अधिकार मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको भी देखते हुए यह कानून जो है उस परिधि में लाया गया है, ताकि जो ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा, मतलब उनके संपत्ति संबंधी हितों की सुरक्षा हो सके, किसी तरह का जमीन में घोटाला ना हो सके या कोई फॉर्जरी नहीं कर सके। मतलब ये सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अपना नुकसान व्यक्तिगत रूप से करता है, क्योंकि उसे कानून को फॉलो करना है। और ये हमारे यहाँ कानून ये बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू है झारखंड के अंदर, और झारखंड के अंदर में लागू होने की वजह से इसका एक और कभी कभी कंसेप्शन जो है मिसकंसेप्शन हो जाता है। जैसे लोग बाहर से आते हैं और बाहर में मान लीजिए जो शेड्यूल ट्राइब हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए हम अगर यहाँ संपत्ति खरीद रहे हैं तो यहाँ ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यह मानसिकता से बिल्कुल बाहर कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई जनरल की संपत्ति भी है और उसे कोई ट्राइबल परचेज करता है, तो जैसे ही वो उसको परचेज करेगा वैसे ही वो प्रॉपर्टी ट्राइबल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कानून में यही व्यवस्था यहाँ दी गई है। तो इस व्यवस्था को तो फॉलो करना है, तो इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ना। आप फिर इस गलत फहमी में ना रहेंगे कि यह खतियान में या खाते में इस प्रॉपर्टी का जो है जनरल से संबंधित थी। जनरल मतलब जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हैं वो लोग, अब उसमें जो भी शामिल हो जाए, तो ये जो है इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर या नेचर ऐसा रहेगा नहीं, वो नेचर बदल जाएगा, वो नेचर तुरंत ट्राइबल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा या शेड्यूल कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस पर आपका जो है ये CNT अप्लीकेबल है। बहुत दिनों तक लोग जो है इसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के ऊपर ही कंप्लाई फील करते थे या महसूस करते थे या लगता था उनको, और उनको लगता था कि नहीं ये शेड्यूल कास्ट पे नहीं है। अब इसमें भी लोग बोलते हैं, कभी कभी जोड़ने लगते हैं या कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि रिजर्वेशन का इतना परसेंटेज है, उतना परसेंटेज है, तो उसकी बेसिस पर इसमें कुछ कम बेसी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून का सीधा सीधा एप्लीकेशन है, इट इज एप्लीकेबल अपॉन दी ऑल शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट पर्सन। परसेंटेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह पूर्ण रूप से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की हितों की सुरक्षा के लिए है। हितों की सुरक्षा, हित का तात्पर्य यहाँ उनकी प्रॉपर्टी से है, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए है। कोई भी आदमी उनकी प्रॉपर्टी को ऐसे ही नहीं कर सकता है, अपने पोजीशन में ले सकता है, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, कोई बिक्री नहीं कर सकता है, कोई खरीद नहीं कर सकता है, ना मॉर्गेज कर सकता है।
ठीक है, ये सब कुछ अगर बहुत एसेंशियल है और करना बहुत आवश्यक है तो इसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर का परमिशन लेना आवश्यक है। जब डिप्टी कमिश्नर आपको परमिशन देंगे, डिप्टी कमिश्नर ये भी बहुत टेक्निकल वर्ड है, जो हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर कहे जाते हैं वो डिप्टी कमिश्नर ही हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर किसी को ऑथराइज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को और उनके द्वारा अगर परमिशन होता है तो वो इनवैलिड होगा, वो स्वीकार नहीं, क्योंकि एक्ट जो है सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को ही पावर दिया है और डिप्टी कमिश्नर को जब पावर दिया है तो डिप्टी कमिश्नर ही इसको प्रोसेस में करेंगे और किसी को इसमें कोई पावर नहीं। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा या एक स्पेशल वो प्रोविजन लेके फॉर द टाइम बिंग के लिए किसी वजह से, तो वो एक स्पेशल ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग के लिए, नॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड और सच ए एग्जिस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की खामियां आ जाती हैं। अब रह गया खाते में जिसका जिक्र है, खाते का तात्पर्य हो गया 1935 में जो खतियान आया। खतियान का तात्पर्य यहाँ सिर्फ रेवेन्यू रेंट से लेकर के है। खतियान का तात्पर्य यहाँ और किसी भी चीज से नहीं है। खतियान का लोग बहुत से तरह का मीनिंग्स निकालने लगते हैं ए सर्टिनिटी के लिए, निश्चित करने के लिए कि यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है उनका खतियान में नाम है, तो वो जमीन का नेचर बता देती है। ठीक है, तो जब जमीन का नेचर बता देती है तो उसके हिसाब से आगे पीछे उसका रेंट का सेटलमेंट होता है और इसी हिसाब से आगे पीछे जो भी कार्रवाई होती है वो होती है। तो इसमें लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सीएनटी पर अभी आपको एक छोटे छोटे टुकड़ों में ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है और ये चूंकि बृहद रूप से समझने के लिए आपको मेरे साथ लगे रहना होगा। मेरा ये वीडियो अभी इसके बाद सेकंड आएगा, उसमें मैं आगे की और बातें आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला अंक है, तो इस तरह से अंक के हिसाब से मैं निकालूंगा। अब जितने अंकों में ये समाप्त हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आप आम भाषा में समझें कि क्या है, लोगों के सुनी सुनाई बातों पे न रहें। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको सीएनटी के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं, ताकि आप इस कानून का पालन कर सके और अपने हितों का निर्धारण सुरक्षा कर सके, निर्धारित कर सके कि आपके हित कैसे सुरक्षित रहते हैं। तो मैं अब इसके बाद अगला जो अपने वीडियो अपलोड करूंगा उसे भी आप जरूर ध्यान से देखें, सुने, समझें और किसी भी तरह का आपको अगर क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो आप हमको सूचित कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। मैं न्याय हित में, जनहित में ये आप लोगों को एक जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैंने सीएनटी के केसेस देखे हैं और काम किए, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है और उस अनुभव से मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा समस्याएं ना आए। और इतना कहते हुए मैं भी आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा अगला अंक भी देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।